हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इंजीनियरिंग का टॉपिक्स लेने वाले हैं। ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, डेफिनेशन से देखेंगे अपन डेफिनेशन से क्या है। ठीक है फ्रेंड, चलो। ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे द डिफरेंशियल इक्वेशन which contain the differential coefficient and dependent variables, ठीक है, and dependent variable in the first order and first degree, ठीक है, which are they are not multiplied together is called as linear differential equation। ठीक है ना, with constant coefficient का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेंगे। तो ये आपका P1 P2 P3 these are the कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है ना, वो भी आपके फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के जो पहले आएगा वो जो कांस्टेंट को बोलते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन है आपके पास में, ये इसका, ये अब n है तो ये एक कम रहेगा और इससे एक कम रहेगा। जैसा मान लो थर्ड ऑर्डर है, फिर सेकेंड ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर, इट इज लाइक दिस। चेक करना, d3y/dx3, देन 2 ले लो वट एवर, d2y/dx2, देन dy/dx, देन y इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू 0 या वट एवर जो भी रह सकता, फंक्शन भी रह सकता। ठीक है ना, अभी 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये थर्ड ऑर्डर हो गया, यहाँ इसके बाजू कुछ ही नहीं है तो 1 है। दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है ना, ये 1 ये 2 और यहाँ पे वट एवर नहीं है तो 1 है। ठीक है, इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, विथ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल बोले तो जो y है वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, y इज ए फंक्शन ऑफ x रहेगा, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सा ऐसा भी आता इस तरह। इट इज लाइक दिस, देन इज कॉल्ड एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। वो कांस्टेंट तो यही है, मैंने आपको जो बार बार बताया आपको, ये k1 k2 k3 यही है आपका 1 2 3, दिस आर द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन के बाजू में जो नंबर रहेगा हमेशा वो कांस्टेंट ही रहेगा, x का वेरिएबल नहीं रहेगा, y का वेरिएबल नहीं रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब इसका फॉर्म आता, अब आप नोटिस करेंगे कि इसका फॉर्म किस तरह आता, चेक करना। यहाँ पे देखो y दिख रहा, हमेशा सबके साथ में y दिख रहा। ठीक है ना, और ये जो बचा हुआ ये एफ ऑफ डी का फंक्शन रहता, किसका फंक्शन रहता, एफ ऑफ डी का। तो इसका फॉर्म आता एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, जब आप इसके अंदर सी एफ और पी आई रहता तो उसमें काम में आता एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मेट है इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का। ठीक है ना, ये नोटिस करने लायक क्या है सर, इसमें ये बता दो मेरे को। हमेशा एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आएगा। ठीक है ना, हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, एफ ऑफ डी वाई सेपरेट निकालना पड़ेगा, वाई को इस तरह कॉमन निकालना पड़ेगा, ये एफ ऑफ डी का फंक्शन रहेगा। और यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स आएगा, क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है ये, पहले एफ ऑफ डी आएगा, फिर वाई आएगा, देन एफ ऑफ एक्स आएगा। तो देखेंगे हम लोग इसके अंदर टाइप्स क्या रहते वो चेक कर लेंगे, इसमें सी एफ और पी आई से सॉल्व करना पड़ता। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ तो सबसे पहले ये देख लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं बोलता डी वाई। अपने नोट्स बना लेना एकदम प्रॉपर वे में दिख रहा है आपको, जो डेफिनेशन है वो फॉर्मेलिटी के लिए लिखना है सर, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये याद होना पहला डे। डी वाई बाई डी एक्स को आप कैपिटल डी वाई बोलते, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर। ये ऑपरेटर डी बोलते हैं इसको। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को बोलते हैं आप डी स्क्वायर वाई। डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब को बोलेंगे आप डी क्यूब वाई। ये याद कर लेना, क्योंकि प्रॉब्लम कभी कभार ये देवा रहता क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये कन्वर्ट करना पड़ता डी के अंदर, ऑपरेटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता। ऑपरेटर डी, सर डी मीन्स व्हाट, डी मीन्स डी बाई डी एक्स, ये सामने लिखा हुआ है आपका, डी मीन्स व्हाट, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स है, यहाँ पे एक्स है ऐसा। देन डी स्क्वायर भी डबल डेरिवेटिव है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर की जगह ये लिख लेंगे हम लोग। और डी क्यूब का मीनिंग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, डी क्यूब को ऐसे ही बोल सकते हैं आप थर्ड टाइम डेरिवेटिव, डी स्क्वायर को सेकंड टाइम, डी को एक बार डेरिवेटिव, नॉर्मल भाषा में अगर बोले तो। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर अगर सिर्फ सिंपली 1 अपॉन डी देवा तो 1 अपॉन डी का आप सिंगल इंटीग्रेशन, 1 अपॉन डी स्क्वायर दिया तो डबल इंटीग्रेशन, और 1 अपॉन डी क्यूब दिया तो ट्रिपल इंटीग्रेशन। लेकिन फॉर्मेट को समझो, डी के आजू बाजू कोई भी नंबर नहीं चलेगा, ओनली अगर डी देवा है, ठीक है ना डी प्लस टू चलेगा, डी माइनस चलेगा, या मल्टीप्लीकेशन में चलेगा, तो आपको 1 अपॉन डी की जगह हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे। ऊपर अगर डी है न्यूमरेटर में, अगर क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर में, ये सबसे बेस है, बेस चल रहा है अभी, जो न्यूमरेटर में अगर डी आएगा तो आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में डी आ रहा तो इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है, आपने उसकी नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है फ्रेंड्स, चलो। हाँ, तो इसमें रूल फाइंडिंग तो सी एफ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे
सी एस रहता, सी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, इस तरह। तो सी एफ के केसेस रहते 4 और पी आई के 6 केसेस रहते, ठीक है ना। तो हम सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे, पहले हम सी एफ पढ़ लेंगे देन पी आई, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, तो यहाँ पे सी एफ में, सी एफ मीन्स व्हाट सर, तो यहाँ से शुरू करेंगे, सी एस से शुरू करेंगे। कोई इसको जी एस भी बोल सकते हैं, कोई बच्चा उसको जीएस भी बोल सकता है। सर समझा नहीं मेरे को क्या बोल रहे हैं आप। जीएस बोले तो जनरल सॉल्यूशन, जीएस मीन्स जनरल सॉल्यूशन। कोई बुक में जनरल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, कोई बुक में सीएस का मीनिंग रखा है कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है डियर? कंप्लीट सॉल्यूशन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता, कंप्लीट सॉल्यूशन। देन सीएफ मीन्स व्हाट? सीएफ का मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन, कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन। आपको नोट्स प्रिपेयर करना है और नोट्स प्रिपेयर करके लिखना है इसको, ठीक है फ्रेंड्स। और पीआई मीन्स व्हाट? पीआई को बोलते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये ध्यान में रखना है, ये नोट्स बना के रखना है आपको और सब लिखना है आपको डायरेक्ट। सी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। इसको और फॉर्मेट बना लेंगे, ये मेरा सी एफ है और ये मेरा पी आई। सी एफ मीन्स कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन, याद हो गया, क्योंकि याद ही करना है, हमेशा सी एफ ही निकालना पड़ेगा, देन पी आई निकालना पड़ेगा, देन कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो सर आंसर कैसे लिखेंगे? पहले आप सी एफ निकाल लो, देन पी आई निकाल लो और दोनों को एडिशन में आंसर लिख के रख लो, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो आपका फाइनल आंसर ऐसा आ जाएगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसमें सीएफ के केसेस देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे फ्रेंड? सीएफ के केसेस। तो किस तरह होता है चेक करना, सीएफ के केसेस। तो पहला केस है तो रूल्स ऑफ टू फाइंडिंग द सीएफ। तो यहाँ पे तो आपने सर 4 बोले, यहाँ 3 ही है, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। एक जो है मैं आगे लूंगा एक्स्ट्रा में, तो तब लिखा दूंगा। तो पहला आएगा डी, डी को लिखना रूट्स। ये m1 m2 m3 आर द रियल रूट्स। तो ये रूट्स रहेंगे आपके जो अपने 10वीं में बड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स आते थे, पॉलिनोमियल इक्वेशन में, वो, ठीक है ना। तो सबसे पहला केस है, सबसे इंपॉर्टेंट, इफ द रूट्स आर रियल एंड इफ द रूट्स आर, सबसे पहला केस है इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसमें आंसर हमेशा आपके 2 3 4 या -2 -2 या प्लस माइनस या 2 3 वट इस तरह आएंगे, लेकिन दोनों नंबर अलग रहेंगे, एक सेम नहीं हो सकता। अगर वो सेम आ गया तो सेकंड केस बन जाएगा। कौन सा केस बन जाएगा? सेकंड केस। तो सेकंड केस क्या है? इफ द रूट्स आर रिपीटेड, इफ द रूट्स आर रिपीटेड। तो रिपीटेड में क्या है? c1 प्लस c2x ई रेस टू mx और c1 प्लस c2x c3x स्क्वायर ई रेस टू mx। ये हो गया, ये है सेकंड केस। पहला केस कौन सा है? इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरा रूट्स कौन सा है? इफ द रूट्स आर रिपीटेड, यानी जिसमें m का वैल्यू आएगा रिपीटेड आएगा, 2 2 3 3 1 1 0 0, ठीक है। दीज आर द रिपीटेड रूट्स। नाउ थर्ड वन इज इफ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेट हमेशा ये ऐसा रहता, ये ध्यान में रखना। जो बच्चे अगर 11 12 में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े या m1 में नहीं पढ़े आपने, तो आपके लिए तो यहाँ पे अल्फा प्लस माइनस बीटा। तो अल्फा जो रहता वो रियल पार्ट रहता और जो बीटा रहता वो इमेजिनरी पार्ट रहता। मीन सर समझा नहीं, अल्फा हमेशा रियल नंबर रहेगा और बीटा वो रहेगा जो आई के बाजू वाला नंबर है। मीन्स एग्जांपल लो सर, कि अगर यहाँ पे लिखा मैंने 2 + 3 आई, तो आपके क्लियर हो जाना कि पहला वाला अल्फा का वैल्यू 2 है और बीटा का वैल्यू 3 है। तो जो बीटा रहता वो इमेजिनरी का कोएफिशिएंट रहता। बीटा क्या रहता आप देखेंगे, यहाँ पे नोटिस करेंगे, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं? ये जिसके साथ में आ आता उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। m इज इक्वल टू 2 आ गया सपोज। अब यहाँ पे तो सिर्फ इमेजिनरी नंबर ही आ गया, तो रियल नंबर है क्या? तो रियल नंबर नहीं है, इसका मतलब 0 है। क्या है? 0। तो आप इसको लिखेंगे 0 प्लस माइनस 2 आई। तो पहला जो रहता वो अल्फा रहता, अल्फा का वैल्यू 0, और दूसरे वाला जो रहता वो बीटा रहता, ठीक है ना। हम प्रॉब्लम लेंगे तो और क्लियर होगा आपको। ये कॉम्प्लेक्स रूट, ये तीनों रूट रट लेना और प्रॉपर वे में नोट्स बनाना आपने इस तरह, ठीक है ना, सब समझेगा आपको, ठीक है। अब अपन पहला केस का प्रॉब्लम लेंगे, इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट किस तरह रहता चेक करना, इसके केसेस एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट एग्जाम्पल चेक कर लो। हाँ, यहाँ पे m1 m2 आर द रूट्स एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, रियल और डिस्टिंक्ट। तो ये पहला केस है, मैंने और फॉर्मूले के लिए याद करने के लिए लिखा दिया। तो c1 e रेस टू mx, c2 e रेस टू m2x, c3 e रेस टू mx। अब देखना यहाँ पे मेरे दोस्तों पहला केस किस तरह सॉल्व करेंगे। cf फाइंड कर रहे हैं अपन। क्या फाइंड कर रहे हैं? पहले हम cf ही पढ़ेंगे देन pi, ठीक है। अब देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी दे हुआ है आपको, तो अब इसको ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा लाइक दिस, d स्क्वायर y और ये dy माइनस 6y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स कॉस हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, बच्चे कहेगा डर जाते हैं इसमें दे हुआ है, तो ये कन्वर्ट कर दो। तो मैंने सेकंड स्लाइड में बताया आपको।
अब यहाँ पे डी वाई कॉमन ले लो, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस सिक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स कॉस हाइपरबोलिक 2x। इसमें से वाई कॉमन निकाल लो, यानी बाहर ले लो, तो जो बच गया वो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस सिक्स। अब देखो यही प्रॉब्लम आ गया, देख रहा फ्रेंड, ये रेडीमेड मिला हुआ है आपको, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, इस तरह भी आ सकता है, दोनों फॉर्मेट में लिखा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखना, पहला प्रॉब्लम है एकदम जीरो से बताऊंगा, और आप लोग है ना ये डायरेक्ट कैल्सी में भी निकाल सकते हैं। समझाता हूं मैं किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कंसिडर, पहली स्टेप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंसिडर ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये कंपलसरी पार्ट है आपका। मैं आगे चल के ए डॉट ई लिखाने वाला हूँ, पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जैसे आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे, तो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस सिक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। जैसे ही आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, क्योंकि अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सी एफ फाइंड करें। तो सी एफ में सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर होगा, क्या कंसिडर होगा, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखना मेरे दोस्तों, अरे सर समझ रहा है यार, बहुत आसानी से समझा रहे हैं आप। अब देखना, अब ये जीरो अपॉन वाई क्या हो जाएगा फ्रेंड, जीरो अपॉन वाई जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचता मेरे दोस्तों, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब डी को रिप्लेस कर दो, डी को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, डी को रिप्लेस कर दो एम से, किससे रिप्लेस कर दो, एम से, तो एम स्क्वायर एम माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब अगर आप मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो जाके देखेंगे यूट्यूब पर, तो उठा के डायरेक्ट वैल्यू रख देना है आपको, इसके बाजू वाले नंबर यहाँ पे वन, जो भी है यहाँ पे वन और माइनस सिक्स, आप डायरेक्ट कैल्सी में वैल्यू रखो, डायरेक्ट आंसर आता। सर चलता क्या वहां, चलता ना, कैल्सी अलाउ है तो चलेगा ना। पॉलिनोमियल का आप मेरा वीडियो देख लो, यूट्यूब पर अवेलेबल है, उससे डायरेक्ट कैल्सी के, जो बच्चों को क्लियर नहीं है, अगर 9th-10th में जो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़े बच्चों ने, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, वो सीधा कैल्सी को यूज करके रूट निकाल देना अपनी, डायरेक्ट आपने कैल्सी को रूट निकाले। जो बच्चों को अगर आता है तो उनके लिए बता देता मैं। तो एम स्क्वायर, तो सिक्स के ऐसे फैक्टर निकालना जो मल्टीप्लाई करे तो सिक्स आना चाहिए, और प्लस माइनस करे तो वन आना चाहिए। तो माइनस थ्री प्लस टू इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है फ्रेंड। अगर जो बच्चों को आता है, नहीं आता आप डायरेक्ट कैल्शियम निकालो, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। तो ये माइनस थ्री एम हो जाएगा प्लस टू एम माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, आप देख लो इन दोनों में क्या कॉमन है, आप चेक करो खुद ही, क्या कॉमन है इन दोनों में, चेक करना फ्रेंड्स क्या है, एम कॉमन है, तो यहाँ से आ गया एम माइनस थ्री, और यहाँ से टू कॉमन है, तो एम माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। फिर आ जाएगा एम माइनस थ्री और एम प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये दोनों में ही कॉमन निकल गया, ठीक है। अब इसको दो बार लिख लो, किस तरह लिखेंगे, एम माइनस एम प्लस टू इक्वल टू जीरो और एम माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब आपके दो रूट्स आ गए, एक रूट आ गया आपका माइनस टू और दूसरा रूट आ गया थ्री। अब आपको मैंने केस नंबर वन बोला, इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आप देखना एक आंसर क्या आ गया, माइनस टू, तो नाम दे देना आप, इसको एम वन दे दो, किसको भी एम वन किसको भी एम टू दे सकते हैं, अब इसको एम टू, तो मैंने इसको एम वन दे दिया और इसको एम टू दे दिया। अब देखना मेरे दोस्तों, अब पहला केस क्या था, इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो एक तो रियल नंबर आ गया, तो रियल नंबर क्या रहता, जो इमेजिनरी नंबर नहीं है वो रियल नंबर रहता, जिसके अंदर आ ही नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये माइनस टू और थ्री, एक तो माइनस टू है दूसरा थ्री है, दोनों अलग अलग है, एक पहला क्वेश्चन है इसलिए इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अब देखना पहला केस, सी वन एम वन का वैल्यू कितना है, सी एम सी एफ इज इक्वल टू सी वन ई रेस टू एम वन एक्स, सी टू ई रेस टू एम टू एक्स। अब यहाँ पे आ जाएगा सी वन एम वन का वैल्यू कितना है रे भैया, माइनस टू, और ये देख लो सी टू एम टू का वैल्यू कितना है रे भैया, एम टू का वैल्यू देख लो थ्री है, ये आ गया, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो सी एफ इज इक्वल टू सी वन ई रेस टू एम वन एक्स प्लस सी टू ई रेस टू एम टू एक्स। आप किसी को भी एम वन एम टू दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता, यहाँ पे थ्री और वहां पे माइनस टू। अब देखना मेरे दोस्तों, अब देखो इसको सॉल्व करें तो ये सब आता, ठीक है ना। अगर आप कैल्सी में रखेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, एम का वैल्यू माइनस टू और एम इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। कैल्सी में रख दिए, डायरेक्ट आंसर मिलता, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। पहला वाला आंसर को एम वन दे देना, दूसरे को एम टू दे देना, आपके कैल्सी में जो भी आए, पहले थ्री आए या माइनस टू आए वट एवर, ठीक है ना। ये कैल्सी में आ जाता बेटा, ये रूट्स है ना कैल्सी में आ जाता। आप सबसे पहले मेरा पॉलिनोमियल इक्वेशन का वीडियो देखो जाके, कैल्सी वाला, हाउ टू सॉल्व पॉलिनोमियल इक्वेशन इन कैल्सी, ठीक है ना, तो उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी और एक और एग्जाम्पल लेंगे, चलो फ्रेंड देखना है। अब देख लो मेरे दोस्तों, ये भी बहुत आसान है। अब ये देखो, ये दोनों पैटर्न है इसका, ये वाला सेकेंड ऑर्डर है, तो डी स्क्वायर वाई आता, मैं लिख लेता हूँ यहाँ से, डी स्क्वायर वाई
13dy और 36y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 4x साइन हाइपरबोलिक x हाइपरबोलिक x। सर आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं? अपने को तो लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर रहे हैं। हाँ सी एफ, मैंने आपको पेपर में इस तरह ही प्रॉब्लम आएगा ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ले रहे हैं। सॉल्व हम सी एफ ही कर रहे हैं अभी। क्या सॉल्व कर रहे हैं? सी एफ। तो देखना मेरे दोस्तों, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 13d प्लस 36 वाई कॉमन ले लो। देखो बन गया क्वेश्चन, वही चेक करो। अरे हाँ सर आ गया, हाँ डायरेक्ट आ गया। अब आप सॉल्व करेंगे इसको, देखो ये बन गया, या तो ये देवा रहेगा पेपर में या ये, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखना कंसिडर ए डॉट ई यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन। व्हाट? ऑक्सिलरी। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व डी स्क्वायर 13d प्लस 36 ऑफ y इक्वल टू 0। अब 0 को y से डिवाइड करो तो ऑलवेज 0 आ जाता है, ये y नीचे जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो चले जाता 0। और d को रिप्लेस कर दो m से, m स्क्वायर 13m और ये 36 इक्वल टू 0। हाँ जैसे आप कैल्सी में वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू -4 पहला एक रूट और m इज इक्वल टू -9। डायरेक्ट कैल्सी में वैल्यू रख दो आप, ठीक है ना। और कैल्सी का वीडियो तो है अवेलेबल यूट्यूब पे, जाके देख लो पॉलिनोमियल इक्वेशन का, डायरेक्ट समझ में आता है। 1 रखना, 13 रखना, 36 डायरेक्ट आंसर, दो रूट्स आ गए। अब ये देखो ये रियल भी है और डिस्टिंग भी है। रियल इसलिए ताकि -4 -9 आ गया, डिस्टिंग इसलिए एक -4 है और दूसरा 9 है, दोनों अलग अलग है। अब आपको मैंने पहला केस बताया था, इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, वैल्यू याद होना। हाँ ये याद करना है आपको, एनी हाउ यू हैव टू लर्न c1 e रेस टू m1x प्लस c2 e रेस टू m2x। अब पहले वाला आंसर चाहे इसको बोल दो या इसको बोल दो, एक ही बात है, वैल्यू उठा के रखना है आपको, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। c1 m1 का वैल्यू -4 और ये c2 m2 का वैल्यू -9। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, पूरा कैल्सी का काम है, बार बार आपको प्रोसीजर करना है, डी स्क्वायर बनाना है हमेशा। और कभी कभार ये ऐसा डायरेक्ट भी देवे तो डायरेक्ट देवे तो 3 स्टेप अपने ऑलरेडी बन गए। और आप हमेशा आपको एग्जाम में पूरा लिखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ए डॉट ई का मीन्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। एक और एग्जाम्पल लेंगे अपन। हाँ अब ये डायरेक्ट ही सॉल्व करता है। अरे सर बहुत आसान है, मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। डी स्क्वायर 5d प्लस 6 अभी रेडीमेड ही मिल गया इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, ई रेस टू 2x एज इट इज लिखना, साइन 2x लिखना। सर आप कंप्लीट क्वेश्चन बना रहे हैं, हाँ पेपर में आपका एज इट इज आएगा ताकि आप क्वेश्चन देख के डरे नहीं, इसलिए हम कंप्लीट कर रहे हैं हम सी एफ ही सॉल्व। अभी हम आपको सी एफ ही पढ़ा रहे हैं, फिर बाद में पी आई लेंगे। तो पी आई में ये राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड है। जब हम पी आई सॉल्व करते हैं ना, जब इसका यूज है, सी एफ में डायरेक्ट 0 हो जाता है। अब देखना मेरे दोस्तों, कंसिडर ए डॉट ई। अब देखो आपके पास कैल्सी अवेलेबल है, ए डॉट ई यानी डी स्क्वायर 5d प्लस 6, अरे वाह रे वाह सर, वेरी गुड यार। और ये राइट हैंड साइड 0। अब 0 अपन वाई क्या हो जाता? 0 हो जाता। डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। डी के जगह m रखना, जहां जहां डी दिख रहा है m रख दो। अरे वाह रे वाह, m स्क्वायर 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे उठा के डायरेक्ट कैल्शियम में वैल्यू रख दो, ठीक है ना। तो इसके रूट्स आ जाएंगे आपके डायरेक्ट, m1 इज इक्वल टू -3 और m2 इज इक्वल टू -2। अब आ गया अगेन फर्स्ट केस का प्रॉब्लम है, इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या आ गया? CF C1, देख लो इधर, CF इज इक्वल टू व्हाट? CF इज इक्वल टू C1 e रेस टू m1x, C2 e रेस टू m2x। अब ये मेरा m1 है और ये m2 है, तो यहाँ पे चेक करना, C1 का वैल्यू -3, सॉरी C1 का वैल्यू नॉट -3, C1 एज इट इज आएंगे, m1 का वैल्यू -3, C1 e रेस टू -3x और C2 e रेस टू -2x। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये अब देखना आपका नोटिस करने लायक क्या है, यहाँ पे पावर कितने हैं? 2 है, जितने पावर उतने रूट्स। अगर डी स्क्वायर है m1 m2, अगर डी क्यूब है तो 3 रूट आएंगे, ठीक है ना। अब वो रूट डिस्टिंग रहेंगे तो m1 m2 m3 आएगा, रिपीटेड रहेंगे तो आपको फिर आगे बताया जाएगा। तो ये केस तो काय के है, इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंग। चेक करते और है क्या प्रॉब्लम? हाँ ये भी आसान है सर, 2 1 जा 2 हो जाता डायरेक्ट। सर 3 वाला प्रॉब्लम लो ना, ले लेता मैं 3 वाला, इसके बाद ले लेंगे एक्स्ट्रा में। ये ले लो y, डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेता, कंसिडर ए, डायरेक्ट ही हो जाता, ए डॉट ई सॉल्यूशन में, ए डॉट ई। अभी टी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 0 से चले गया, डिवाइड टू 0 हो जाएगा। टी रिप्लेस बाय व्हाट? m, तो m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। कैल्सियम रख दो, 2 1 जा 2
डायरेक्ट क्या आता है आंसर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक m1 का वैल्यू -1 आ जाएगा और m2 का वैल्यू -2। दीज आर द टू रूट्स। तो CF क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, C1 e रेस टू m1x, C2 e रेस टू m2x। कौन सा केस, पहला ही केस चल रहा, इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। m1 का वैल्यू ये है और m2 का, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, नथिंग इज रिमेनिंग। ये देखना मेरे दोस्त, अभी समझा सर, कितने एग्जाम्पल ले रहे हैं आप, हाँ इतने सभी एग्जाम्पल ले लूंगा, टेंशन सभी ले लूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ एक और, फर्स्ट केस का, इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इसका पावर कितना है, 3 है, तो मैंने आपको बोला जितने पावर उतने रूट्स। ये भी कैलसी में आ जाता, हाँ कोई काम नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ये कैलसी में रखना है आपको। तो ये 0 में चले जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय y 0 हो जाता, तो d को रिप्लेस कर दो m से, m³ 6m स्क्वायर 11m आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 11m आ जाएगा, ये d स्क्वायर नहीं होना, तो 11m - 6 इक्वल टू 0। d को भी रिप्लेस कर दिया, जहां जहां d है वहां m रख दिया। सर m क्यों रख रहे, ताकि जो फॉर्मूले अपना CF का उसमें m है ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब d में भी निकाल सकते वैल्यू, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको रख दो कैल्सी में आंसर। अब चेक करो कैल्सी में क्या आता। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, पहले का m1 का 1 आ जाएगा, m2 का 2 आ जाएगा और m3 का 3 आ जाएगा। 1 2 3, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो क्या करेंगे सर कैल्सी में, पहले 1 रखना, -6 रखना, 11 रखना, -6। ये वीडियो है अवेलेबल यूट्यूब पे, जाके आप देख लेना पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो केस आ जाएगा CF का, इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तीनों के आंसर अलग अलग है। तो पहला क्या है, C1 e रेस टू m1x, C2 e रेस टू m2x और C3 e रेस टू m3x। m1 का वैल्यू कितना है बोलो भैया, m1 का वैल्यू 1 है तो 1 रख दो, m2 का वैल्यू 2 है तो 2 रख दो, और m3 is what, that is 3। CF is equal to C1 e raised to x plus C2 e raised to 2x plus C3 e raised to 3x। ठीक है फ्रेंड, चलो